वो अपने आप को बहुत खुश शो करवा रही थी। मामा, बाबा, चाचा, चाची, दादी, सब लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो ऐसे चहक रही थी जैसे हमेशा से चहकती थी। उसने किसी पर भी अपना आप शो नहीं किया। शहीर शहीर रस्मन सा दामियार से मिला, जबकि अपनी बहन को कितनी देर वो सीने से लगाए खड़ा रहा। जोरिश उससे बिल्कुल ठीक मिली थी और अब उसके पास बैठी बातें कर रही थी। यानी बारिक के अलावा शायद कोई उससे नाराज़ नहीं था, लेकिन बारिक नाराज़ था ये उसके लिए छोटी बात नहीं थी। तो क्या वो कल वाली बात पर बुरा मना गया था या कुछ और था? वो जितना सोच रही थी उसका दिल उतना ही घबरा रहा था। वो अपने भाई को नाराज़ करके कैसे खुश रह सकती थी? वो अपनी सोच में मगन थी, जबकि निम्रा सर से पैर तक उसे देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी जलन थी, जबकि पुप्पो का भी ऐसा ही हाल था। पुप्पो उसे पसंद नहीं करती थी क्योंकि निम्रा और बारिक की शादी ना होने के पीछे कहीं ना कहीं वजह वही थी। उसी ने तो कहा था बारिक से कि मुझे निम्रा को अपनी भाभी नहीं बनाना, और फिर बारिक के मुंह पर ऐसी ना लगी थी कि वो किसी के भी कहने पर हाँ में ना बदली। और वो खुद भी पुप्पो को पसंद नहीं करती थी और ये बात खानदान के सब लोग जानते थे। पुप्पो कोई 10 दफ़ा तो उसके लिए अपने देवर के बेटे आलियान का रिश्ता ला चुकी थी, लेकिन वो हर दफ़ा इनकार कर देती। और अब सारे ख़ानदान में ये बात फैल चुकी थी कि ईज़ा ने खुद अपनी मर्ज़ी से दामियार से शादी की थी। बेटा जी, जब घर में कोई मेहमान आता है ना तो उसे चाय पानी का पूछा जाता है, उसके गिर्द झुरमट बनाकर नहीं बैठ जाना चाहिए। उन्होंने अरूश और जोरिश को घूरते हुए कहा तो वो दोनों ही शर्मिंदा होकर उठ गई थी। सब कुछ तैयार है बिल्किस, वो ईज़ा से बात करने के लिए बैठी हैं तो बैठी रहने दो ना, बच्चियों को मुलाजिम है ना काम करने के लिए। दादी ने गुस्से से टोक दिया। लो भला, मैंने क्या गलत कर दिया? बस सिखा ही तो रही हूँ ना। अब देखो दामियार घर का इकलौता जमाई बिना कुछ खाए पिए ही चला गया। वो भी बोल ही रही थी जब किचन के दरवाजे से अंदर दाखिल होती और अरूश चकरा कर गिरने लगी थी कि जोरिश ने उसे थाम लिया, जबकि ईज़ा उसे गिरते देख सबके करीब से उठकर उधर चली गई। शुक्र था किसी का भी ध्यान उस तरफ नहीं गया था। अरूश, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? उसके पास आते उससे पूछने लगी जब उसने नफ़ी में सर हिलाया। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी जिसे देखते जोरिश थोड़ी हैरान हुई। तुम गिरने वाली थी, इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है। तुम्हारी कोई हड्डी टूट सकती थी। ईज़ा ने उसे एहसास दिलाया था जैसे नहीं कुछ नहीं होता, और वैसे भी ना कुछ दिनों से सर ज़रूरत से ज़्यादा ही घूम रहा है मेरा, और इसमें खुशी से नाचने वाली क्या बात है? उसे मुस्कुराते देख वो फिर से बोली तो जोरिश उसे इग्नोर करती। अरूश का चेहरा अपनी तरफ फेर चुकी थी। हो सकता है खुशी वाली ही बात हो, अभी मैंने चेकअप नहीं करवाया, वो बोलते हुए सर झुका गई। तो जहाँ ईज़ा का मुंह खुल गया वहीं जोरिश खुशी से उसे अपने साथ लगा चुकी थी। तो फिर चेकअप कब करवाओगी? जब बेबी दुनिया में आ जाएगा, वो इतनी ऊंची आवाज़ में बोली कि किचन से अंदर आते हुए शहीद ने उसकी बात पूरी तवज्जो से सुनी। कहीं आप लोग ये तो नहीं कहना चाहते कि मैं पापा बनने वाला हूँ? वो ईज़ा का सर एक तरफ करते अरूश के चेहरे के करीब झुका। वो तो आप इसे अपने साथ लेकर जाएंगे तो पता चलेगा ना। मैडम ने अभी तक अपना चेकअप नहीं करवाया, इन्हें सिर्फ शक हो रहा है। अब की दफ़ा जोरिश शहीर का सर पीछे हटाते हुए उसे बता रही थी। तो बेगम चलिए ना, ऐसी खुशखबरियों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। चलिए चलिए अभी अस्पताल चलते हैं। उसका हाथ थामे उसे ज़बरदस्ती खींचते अपने साथ ले गया। भाभी मैं फुफ्फो बनने वाली हूँ। फुफ्फो, मैं फुफ्फो बनने वाली हूँ। अम्मी मैं फुफ्फो बनने वाली हूँ। बाहर कोई भी यकीनन अब तक ये नहीं समझा था कि शहीर अरूश को इस तरह खींचकर कहाँ ले जा रहा था, जबकि ईज़ा ने शोर मचाकर एक एक को बताया कि आखिर मामला क्या है। इज़ू, उन्हें वापस तो आने दो चेकअप करवा कर, जोरिश ने उसके पीछे आते हुए कहा। मैं फुफ्फो बनने वाली हूँ, मुझे 100% यकीन है, मैं फुफ्फो बनने वाली हूँ। वो गोल गोल घूमती ऐलान कर रही थी, जबकि सीढ़ियों के ऊपर खड़ा बारिक उसके बचकाना अंदाज पर मुस्कुरा रहा था, जबकि बाकी सब उसकी बात पर यकीन करते एक दूसरे को मुबारकबादें देने लगे थे। अब वो ऑफिस रूम के अंदर दाखिल हुआ ही था कि उसकी सेक्रेटरी तेजी से उसके पास आई थी। सर, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि आपकी शादी हो गई है? मैं 3-4 हफ्ते छुट्टी पर क्या गई, आपने तो पीछे से शादी ही कर ली। वो उसके बिल्कुल करीब आकर रुकी थी, इतना पास कि दामियार को उसका बाजू पकड़कर उसे पीछे हटाना पड़ा था। मिस सोनिया, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, पीछे हटकर बात करें। वो उसे पीछे हटाता सख्ती से बोला। सर, आप इस तरह से क्यों कह रहे हैं? कहीं मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गए? आप ही ने तो कहा था कि मैं आपको आपके करीब अच्छी लगती हूँ, और वो उसको कोई उसकी पुरानी बात याद करा रही थी। जी हाँ मिस सोनिया, मैंने ऐसा कहा था, लेकिन साथ में ये भी कहा था मीटिंग के दौरान, जब मीटिंग्स चल रही होती हैं तब आप मेरे आसपास रहा करें, हर वक्त मेरे सर पर सवार होने के लिए नहीं कहा था मैंने। और मीटिंग्स के दौरान पास रहने के लिए क्यों कहा था? वो बेवजह ही बात को लंबा कर रही थी ताकि मेरे क्लाइंट्स और कस्टमर आंखें सेकें और खुश होकर यहाँ से जाएं। उसका अंदाज इंतहाई तौहीन आमेज था। सोनिया पीछे को हट गई। क्या मतलब है आपकी इस बेहुदा बात का? वो पीछे को हटती गुस्से से बोली।
जबकि उसके इस अंदाज पर दामियार के चेहरे की मुस्कुराहट और गहरी हुई। क्यों मिस सोनिया, क्या हुआ? आप क्या सिर्फ मेरी आंखों की ठंडक बनना चाहती हैं, मेरे क्लाइंट्स की नहीं? इतनी सी बात पर इतना गुस्सा आ गया आपको? मेरे ख्याल में आप मुझसे पहले जिस कंपनी में काम करती थी वहाँ भी आपको इसी काम के लिए रखा गया था। वो बड़े ही रिलैक्स मूड में बोलता अपने ऑफिस की कुर्सी खींच कर बैठ गया। सर, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। वो उसे देखते हुए बोली, बेइज्जती उसकी की जाती है जिसकी कोई इज्जत होती है, और मेरी नज़रों में आपकी अब तक कोई इज्जत नहीं है और ना ही आप अब तक बना पाई हैं, और आपका काम भी कुछ खास पसंद नहीं आ रहा मुझे, इसलिए मैं जल्दी आपके लिए कोई फ़ैसला भी करने का इरादा रखता हूँ। वैसे अभी तक मेरे ही दिए हुए फ्लैट में रिहाइश पजीर है ना आप? उसकी तरफ देखते जैसे आज हिसाब किताब बराबर करने पर आ गया। जी सर, मैं तो वहीं पर रहती हूँ, आपको पता ही है मेरी मजबूरियाँ। फिर आप ही ने तो मुझे उस वक्त वो फ्लैट दिया था ना रहने के लिए। वो बेचैनी से उसके पास आते हुए बोली। वो सवाल जवाब पर आ गया था। मतलब वो उसे फ्लैट से निकालने का इरादा रखता था? मैंने रहने के लिए दिया था आपको, वहाँ अपने बॉयफ्रेंड्स को बुलाकर रातें रंगीन करने के लिए नहीं। ओप्स आफंदी, अवैस आफंदी का बेटा आपके फ्लैट में क्या कर रहा था? आप जानती हैं कि वो मेरा मुखालिफ है, फिर भी आप उसे मेरे ही फ्लैट में बुलाकर उसके साथ अपना वक्त गुजार रही हैं। सर, आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती होगी, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगी। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे जॉब से मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे पास रहने के लिए आपके फ्लैट के अलावा कोई रिहाइश भी नहीं है। वो मुझे बहका रहा था और आप बहक रही थी, यहाँ तक कि आप मेरे बिजनेस आइडियाज़ उसके साथ शेयर कर रही थी। वो उसके पास ज़मीन पर बैठती उसके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लग गई थी, जब उसने उसकी एक और गलती उसके सामने रख दी। गलती करने वालों को दूसरा मौका नहीं देता मैं, मिस सोनिया। गेट आउट, मेरे ऑफिस में आपकी कोई जगह नहीं। मैं कभी धोखेबाजों को अपने पास नहीं रखता। आउट। सर प्लीज़, आई सेड आउट। इस दफ़ा वो काफ़ी गुस्से से बोला था, जब अचानक ही दरवाज़ा खोलकर ज़िबाइश दाखिल हुई। रिलैक्स हैंडसम एंग्री यंग मैन, इतना गुस्सा? उसकी सेक्रेटरी जो खौफजदा होकर पीछे हटी थी, अचानक ज़िबाइश के आ जाने की वजह से खामोशी से उसके ऑफिस से बाहर निकल गई। जब ज़िबाइश उसके पास आते काफ़ी बेतकल्लुफ़ी से उसके गले लगी। किसकी इजाज़त से यहाँ अंदर कदम रखा है तुमने? वो उसे देख कर बोला तो वो हैरानगी से उसे देखने लगी। क्या मतलब है दामियार सर, क्या मुझे भी आपके ऑफिस में आने के लिए इजाज़त लेना पड़ेगी? वो हैरानगी से उसे देखते हुए पूछने लगी। क्यों, क्या मैंने तुम्हें ऑफिस सेल कर दिया है? वो उल्टा उससे सवाल करने लगा। नहीं, बट वी आर फ्रेंड्स। ज़रान भी मेरा दोस्त है और वो तुम्हारा साला है, तो मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम मेरे आगे काम करने वाली एक मामूली सी मॉडल, और तुम्हारा शूट नीचे हॉल में होने वाला है ना? यहाँ मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो तुम? कट आउट। और आइंदा यूँ बिना मेरी इजाज़त के मेरे कमरे में कदम मत रखना। वो उसे घूरते हुए बोला तो तौहीन के एहसास से वो पैर पटकते उसके ऑफिस से बाहर निकल गए। जबकि वो पीछे को हटता अपना कोट पहनता अब ऑफिस से निकलने का इरादा रखता था। वो सब लोग बहुत बेकरारी से अरूज के घर आने का इंतज़ार कर रहे थे। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो लोग वापस आए थे। वो वापस आते ही जैसे खुशी की लहर पूरे घर में दौड़ गई थी। इज़ा की खुशी की तो कोई इंतहा ना थी। वैसे भी अभी तक रिपोर्ट्स नहीं आई थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने कह दिया था कि वो माँ बनने वाली है, और जिस चीज़ की 100% यकीन दहानी भी करवाई थी उसने। बाकी रिपोर्ट्स कल आने के बाद ही कुछ पता चलना था, लेकिन फिर भी घर में खुशी मनाई जा रही थी। आखिर ये ख़ानदान की पहली खुशी थी, क्यों ना मनाई जाती। हाँ, ये अलग बात थी कि सबको इस खुशखबरी का इंतज़ार जोरिश की तरफ से था, और अब जोरिश का बच्चा ना होना थोड़ी सी परेशानी की वजह बन रहा था। लेकिन फ़िलहाल सब अरूज की खुशी में खुश थे। वो सबके बीच शर्माई शर्माई सी बैठी हुई थी, जबकि बाकी सब खुशी और फिक्रमंदी से उसे हिदायत दे रहे थे कि अब उसे क्या करना है और क्या नहीं। जब अचानक ही दामियार उसे लेने के लिए आ गया। मुलाजिम ने आकर उन्हें खबर दी थी कि बाहर दामियार साहब गाड़ी में ईज़ा बीबी का इंतज़ार कर रहे हैं। अरे ये क्या ईज़ू बेटा, तुम तो रुकने के लिए आई थी ना? अम्मी ने परेशानी से पूछा। नहीं अम्मी, वो सहरिश की तरफ आज हमारी दावत है, उसकी वजह से तो मैं कल आप लोगों के घर नहीं आ सकी थी ना। मैं रस्म करने के लिए फिर कभी आऊँगी, फ़िलहाल मैं सिर्फ आप लोगों से मिलने आई थी, उसने मुस्कुराते हुए उनसे कहा। जबकि वो लोग बिना किसी तरह का एतराज़ किए उसे जाने दे रहे थे। फ़िलहाल वो अपने जमाई का मूड समझते नहीं थे, और वैसे भी उसको दावत पर जाना था तो उसे रोक भी नहीं सकते थे। वो लोग उसे दरवाजे तक छोड़ने के लिए आए थे, जहाँ दामियार गाड़ी रोक के उसके आने का इंतज़ार कर रहा था, और उसके गाड़ी में बैठते उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो पूरे घर को चेक करने के बाद थोड़ी देर पहले ही बाहर निकली थी, लेकिन बाहर भी क्या ही था। दरवाज़ा खोलते ही सड़क ही सड़क और ना ख़त्म होने वाला ट्रैफिक, गाड़ियाँ मोटरसाइकिल्स की तो जैसे रेस लगी थी वहाँ पर। शायद इस इलाके में निकलने वाली वाहिद सड़क थी ये, और सड़क के बिल्कुल साथ उनका घर था। शुक्र था कि उन गाड़ियों की आवाज़ घर के अंदर तक नहीं जाती थी। यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई घर नहीं है और ना ही कोई पड़ोस में कोई है उसके साथ में घर। अल्लाह जी, मुझे क्या बस इस एक बंदे की शक्ल देखकर बोर होना पड़ेगा। वो काफ़ी देर तक आगे पीछे टहल कर वापस कमरे
के अंदर आई तो नहा धोकर वो शीशे के सामने खड़ा था। हो गई मैडम की चहलकदमी, घर से बाहर मत निकला करो इस तरह से, ये इलाका खतरनाक है, चोर डाकुओं से भरा पड़ा है। और फिर गले में सोने की चेन लटका कर जिस तरह घूम रही हो ना, गला ही काट कर ले जाएंगे एक ही लम्हे में तुम्हारा, और कातिल कभी मिलेगा भी नहीं। उसे देखते ही उसने बोलना शुरू किया, जबकि उसकी बात सुनकर वो सचमुच खौफजदा हुई। है क्या मतलब, गला काट कर ले जाते हैं? वो उसके पीछे आकर रुकती कहने लगी, जी मेरा काका गला ही काट कर ले जाते हैं, और अगर हाथों में इस तरह सोने के कंगन डाल के रखे हो तो हाथ भी काट कर ले जाते हैं। उसने उसी का हाथ ऊंचा करते हुए बताया, मेरे पैरों में तो पायल भी है। उसने अपने ट्राउज़र को पैरों से ऊपर करके उसे दिखाया। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि वो और क्या क्या कर सकते हैं। वो उसकी तरफ देखते सवालिया अंदाज में अबरूज का आकर बोला, यू मीन पाँव भी काट कर ले जाएंगे? उसकी तरफ देखते हुए बोली तो वो सिर्फ हाँ में सर हिलाता एक दफ़ा, फिर चेहरा शीशे की तरफ फेर गया। मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे मेरे घर छोड़कर आओ। वो फौरन से बोली, मेरा मासूम काका घर पर भी बैठे हुए हैं, तुम्हारे चाचे के पुत्र पूरा का पूरा कत्ल करेंगे। यहाँ के लोग सिर्फ हाथ पैर काटेंगे, जान से नहीं मारेंगे, वो भी बेवजह घर से बाहर निकलने पर। लेकिन वहाँ जो बैठे हुए हैं ना, चाकू अंदर और बंदा फारिग। वो इशारा करता अपने हाथ से उसके पेट तक लेकर आया और फिर तफसील बताता उसे। वहीं से अपने जूते उठाकर बेड पर बैठ गया। क्या वो मेरे चाचे के बेटे हैं? वो हैरानगी से उसे देखते हुए पूछने लगी तो हैरत से उसने चेहरा उठाया। आपने अभी कहा ना चाचे के पुत्र, मेरे चाचे के पुत्र मुझे क्यों मारना चाहते हैं? वो मासूमियत से उससे सवाल कर रही थी। जबर का दिल चाहा कोई चीज़ उठाकर उसके नहीं बल्कि अपने सर पर दे मारे। उसको ज़रूरत ही क्या थी चाचे के पुत्र बोलने की, कज़न जैसे ही होते हैं मेरा काका। वो मुस्कुराकर बोला, मीन्स मिकी भी? वो हैरत से मुंह खोले उसे पूछने लगी, हाँ मुमकिन है तुम्हारा मिकी भी, दूर रहो कज़न से। अब तुम हमें ही देख लो, हम अपने कज़न के साथ बिल्कुल फ्री नहीं होते। और तो और हमने कज़न्स में शादियां तक नहीं की, क्योंकि कज़न्स, वो कहते कहते अपनी बात अधूरी छोड़ गया, लेकिन मिकी भैया मुझे क्यों मारना चाहेंगे? वो तो बहुत अच्छे हैं। वो परेशानी से कहने लगी, शुरू शुरू में सब अच्छे होते हैं, असल रंग तो बाद में दिखाते हैं। आजकल शादी के बाद चेहरे पर तेज़ाब फेंक कर मार देते हैं या फिर हाथ पैर काट कर। और पापा मेरी शादी मिकी भैया से करवाना चाहते थे। वो उसकी बात काट कर कहने लगी तो ज़बर समझ गया कि उसका तीर निशाने पर जा लगा। लेकिन तुम्हारी किस्मत में मैं लिखा था। वो कॉलर सेट करता बूट पहनने लगा, लेकिन हमारा तो डिवोर्स हो जाएगा ना, और फिर पापा मेरी शादी मिकी के साथ कर देंगे। वो तो कहते हैं कि मिकी भैया को भैया भी ना बोला करूं, क्योंकि वो मेरे फ्यूचर हस्बैंड है। क्या मतलब, तुम एक ऐसे आदमी से शादी करोगी जो शादी के बाद तुम्हारे हाथ पैर काट दे, या तुम्हारा चेहरा जला दे, या तुम्हें किसी पहाड़ी से धक्का देकर मार दे? नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगी, हरगिज़ नहीं करूँगी। वो फ़ौरन से पहले बोली, तो फिर उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझसे तलाक लेने की सोच निकाल दो अपने जहन से। मुझसे तलाक लेने की सोच अपने जहन से निकाल दो और इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करो। शाम को मैं घर आऊँगा तो अच्छा सा खाना तैयार करके रखना, नहीं तो आप मुझे तलाक दे दोगे। नहीं नहीं, प्लीज़ मुझे तलाक मत देना, मैं मिकी भैया से शादी नहीं करना चाहती। वो उसकी तरफ देखते काफ़ी सहमे लहजे में बोली तो ज़बर ने अचानक उसकी कमर में हाथ डालते उसे खुद पर झुकाया था। शनाया की और उसकी धड़कनें एक साथ शोर मचा रही थी। इस शोर में वो दरवाजे की होती बेल सुनकर बदमज़ा हुआ था। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। घर ठीक से साफ़ करना और खाना तैयार कर देना, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। वो आहिस्ता से उसको उसके माथे पर लब रखता हुआ बाहर निकल गया, जबकि वो कितनी ही देर उसकी सांसों की महक अपने वजूद पर महसूस करती रही। घरेलू तशद्दुद की खबरें वो अक्सर पढ़ा करती थी, लेकिन ये सब कुछ कज़न मैरिजेस में होता था, ये तो उसे पता ही नहीं था। वो हरगिज़ मिकी से शादी नहीं करेगी, और अगर ज़बर ने उसे तलाक नहीं दी तो मिकी के साथ उसकी शादी भी नामुमकिन हो जाएगी। वो ज़बर से तलाक लेगी ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। वो नहीं मरेगी, वो ज़बर को खुश करेगी, लेकिन कैसे? वो तो उसे घर साफ़ करने का कह कर गया था और खाना बनाने का भी, लेकिन ना तो उसे सफाई करना आता था और ना ही खाना बनाना। और अगर उसने काम ना किया तो ज़बर तलाक दे देगा। वो अपने सीने पर हाथ रखे अभी तक अपनी शोर मचाती धड़कनों को सहलाकर खामोश करवा रही थी, जो ज़बर की कुर्बत में पूरी तरह उथल पुथल हो चुकी थी।